हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 9 कवर कर लिया था। आज हम देखते हैं चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 क्या बोलता है? द अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में बात करता है। चैप्टर 10 द अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो ये जो चैप्टर है इसका नाम और इसका नंबर दोनों इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 10 किस चीज़ से रिलेटेड है तो इसका एक MCQ बन सकता है। अब इसके बाद हम सीधे चलते हैं सेक्शन नंबर 48 में। सेक्शन नंबर 48 में ये बताया गया है अपीलेट ट्रिब्यूनल होता क्या है। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट किए गए 2008 के बाद से। 2008 के बाद इसमें एक मेजर अमेंडमेंट हुआ जो कि हुआ 2017 में। 2017 में एक अमेंडमेंट, ये ऐसा अमेंडमेंट था जो इस चैप्टर का पूरा रूपरेखा को बदल दिया। ये जो अपीलेट ट्रिब्यूनल आप देख रहे हैं ये वर्ड 2017 में अमेंड हुआ और 2017 में इस वर्ड था द साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल। साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता था कैट, साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल। साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल को हटा के इस अपीलेट ट्रिब्यूनल को इस्टेब्लिश किया गया, इस नाम को यहाँ पे रखा गया। अब इस अपीलेट ट्रिब्यूनल को हम जानते हैं कि सेक्शन नंबर 48 में ये किस अपीलेट ट्रिब्यूनल की बात करता है। तो सेक्शन नंबर 48 अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो अपीलेट ट्रिब्यूनल जैसा कि मैंने बताया ये वर्ड आया 2017 में। तो इस अमेंडमेंट एक्ट के एनफोर्समेंट डेट को भी आपसे पूछा जा सकता है जो कि है 26 मई 26 मई 26 मई 2017। ये वर्ड, ये डेट है 26 मई 2017। तो ये डेट आपसे पूछी जा सकती है। अब हम अंदर चलते हैं कि अपीलेट ट्रिब्यूनल में दिया क्या है। अपीलेट ट्रिब्यूनल में बताया गया जो टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल होगा जो कि स्टैब्लिश किया गया है, TDSAT इसका शॉर्ट फॉर्म है, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 14 ऑफ TRAI एक्ट, मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट, इसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में ट्राई एक्ट, TRAI एक्ट। TRAI जो एक्ट है इसमें सेक्शन 14 के अंतर्गत टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया। इसी ट्रिब्यूनल को अपीलेट ट्रिब्यूनल बोला जा रहा है फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के लिए भी। शेल ऑन एंड फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ पार्ट 14 ऑफ चैप्टर 6 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2017 बी द अपीलेट ट्रिब्यूनल for the purpose of this act, and the said appellate tribunal shall exercise jurisdiction, power, authority conferred by this act। इसके बाद जो सेक्शन नंबर 49 है वो रिपील कर दिया गया 2017 के एक्ट से, फाइनेंस एक्ट 2017 से। 50 भी रिपील कर दिया गया, उसके बाद 51 भी रिपील किया गया, 52 भी रिपील है, 53 भी रिपील है, ऐसे करके 52A B C D भी रिपील्ड है, ABC रिपील्ड है। उसके बाद अपन आते हैं 52D में। 52D में ज़्यादा कुछ नहीं, डिसीजन बाय मेजोरिटी बताया गया कि जो बेंच होगा उसके जो मेंबर्स होंगे कंसिस्टिंग ऑफ 2 मेंबर्स, और जब भी डिफरेंस होगा इनके ओपिनियन में, दे शैल स्टेट द पॉइंट ऑन विच दे डिफर एंड मेक रेफरेंस टू चेयरपर्सन ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो 2 मेंबर और एक चेयरमैन होगा इसमें, और अगर 2 मेंबर अगर इक्वल दे रहे हैं डिसीजन, दोनों के मतलब ओपिनियन क्लैश कर रहे हैं, तब चेयरमैन के पास भेजेंगे कि किस पॉइंट पे वो क्लैश हो रहा है, तो चेयरमैन फिर डिसाइड करेंगे और जो डिसीजन होगा वो मेजॉरिटी से कहलाएगा। इसके बाद हम चलते हैं 53 और 54 रिपील्ड है, डायरेक्ट 55 में। सेक्शन नंबर 55 बात करता है ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूटिंग अपीलेट ट्रिब्यूनल टू बी फाइनल एंड नॉट टू इनवैलिडेट इट्स प्रोसीडिंग। इसमें सिंपल बात यही की गई है, जो भी अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा ऑर्डर पास किया जाएगा वो फाइनल होगा और इसको इनवैलिड नहीं माना जाएगा किसी भी प्रोसीडिंग में। तो ये बताया गया कि नो ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटिंग एनी पर्सन, चेयरपर्सन और मेंबर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल बी इन क्वेश्चन ऑन एनी मैनर। मतलब जो चेयरपर्सन और मेंबर को जो अपॉइंट किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, किसका? अपीलेट ट्रिब्यूनल का, तो उस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, कोई भी एक्ट या प्रोसीडिंग नहीं चलाई जाएगी। उसके बाद ये बता दिया गया है सेक्शन नंबर 57, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल, सेक्शन 57 को आप जितना याद रख सकते हैं याद रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये सेक्शन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से
कि इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ पे बताया गया है सेक्शन नंबर 57 में कि जो भी पर्सन एग्रीव्ड होगा, किससे एग्रीव्ड है, मतलब किसके ऑर्डर से वो एग्रीव्ड है, तो पहला कंट्रोलर या फिर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के ऑर्डर से। जस्ट अपन सपोज करते हैं कि सेक्शन नंबर 21 में लाइसेंस इशू करने का पावर है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट का कंट्रोलर के पास। अब उस लाइसेंस इशू को ग्रांट नहीं करता है, रिजेक्ट कर देता है उस लाइसेंस को, कौन, कंट्रोलर। और उससे जो पर्सन एग्रीव्ड है वो किसके पास जाएगा, तो वो जाएगा अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। अब इसमें यह बता दिया गया है कि जो कोई भी अपील जो कि अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जा रही है, उस पे फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, वो कंसेंट ऑफ पार्टीज के साथ नहीं जाएगी। मतलब दो व्यक्ति हैं, इनके बीच में डिस्प्यूट है और ये दोनों एग्री कर जाते हैं कि हम अपील करते हैं, तो जो कंसेंट होती है दोनों पार्टीज की, भाई डिस्प्यूट ही आपके बीच में और ये कंसेंट से अपील कर रहे हैं एक दूसरे के, तो कंसेंट ऑफ पार्टीज से अपील कैसे हो सकती है। मतलब अगर डिस्प्यूट है तो दोनों का कंसेंट जरूरी नहीं होता। अगर ये दोनों एग्री कर जा रहे हैं कोई चीज़ को लेकर कि हम इसकी अपील करते हैं और इससे मॉनेटरी जो बेनिफिट होगा वो तू रख लेना, ऐसी कोई भी कंसेंट या एग्रीमेंट हो जाता है इनके बीच में, तो इसकी कोई भी अपील नहीं की जाएगी जब अगर ऐसा दिखता है तो। मतलब कंसेंट ऑफ पार्टीज दिख रही है, तो ये जो प्रोविज़न है ये सीपीसी में भी दिया हुआ है। तो इसके बाद अगर आपको सीपीसी का प्रोविज़न याद है तो नीचे कमेंट करके बताइए कि किस प्रोविज़न में और प्रोविज़न के किस क्लॉज में ये बात की गई है कि कोई अपील नहीं होगी कंसेंट ऑफ पार्टीज से। इसके बाद अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी अपील है वो कितने दिन के अंदर होगी, विद इन अ पीरियड ऑफ 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑन विच कॉपी ऑफ ऑर्डर मेड बाय द कंट्रोलर और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर इज रिसीव्ड बाय द पर्सन एग्रीव्ड। मतलब 45 दिन, सिंपल आपको याद रखना है 45 days। ये प्री का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंट्रोलर की अपील कितने दिन के अंदर जाएगी, तो 45 days के अंतर्गत अंदर जानी होगी कंट्रोलर, या फिर अगर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर भी दे देता है तो आपको 45 days का ही आंसर टिक करना है। 45 days इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप जितना याद रखें उतना आपके लिए अच्छा होगा। इसके बाद आते हैं ऑन रिसिप्ट ऑफ अपील, अपीलेट ट्रिब्यूनल में गिविंग द पार्टीज टू द अपील एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। मतलब जब भी अपील की जाएगी तो दोनों पार्टी को सुना जाएगा, उसके बाद ही मॉडिफाई या फिर सेटिंग असाइड का काम किया जा सकता है और कंफर्म किया जा सकता है, या जो भी ऑर्डर हो वो पास कर सकते हैं। अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल सेंड अ कॉपी, और अपीलेट ट्रिब्यूनल एक ऑर्डर की कॉपी किसको भेजेगा, कंट्रोलर या फिर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जिसकी अपील आई हुई है। उसके बाद ये बता दिया गया है 45 days तो हमने पढ़ लिया, अपील कितने दिन में होगी, 45 days में। अब यहाँ पे बता दिया गया है जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसको एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल, मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस केस को ख़त्म करना होगा, इस अपील को ख़त्म करना होगा, डिस्पोज ऑफ करना होगा। और यहाँ पे बता दिया गया है शेल बाय इट डिस्पोज ऑफ एन अपील फाइनली विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ अपील। मतलब मैक्सिमम 6 महीने के अंदर अंदर अपील को डिस्पोज ऑफ करना होगा, ये बता दिया गया सेक्शन नंबर 57 में। एक तो 45 days इंपॉर्टेंट है और ये 6 month इंपॉर्टेंट है, दोनों प्री के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 58 में बता दिया प्रोसीजर एंड पावर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल, अपीलेट ट्रिब्यूनल के पावर और प्रोसीजर्स को। तो यहाँ पे हमने अभी कितने सारे प्रीवियस एक्ट कवर किए हैं, सभी में ये प्रोविजन एकदम इंपॉर्टेंट है और सेम है, एकदम ही 2 कॉपीड सेम है। अपीलेट ट्रिब्यूनल जो होगा वो नॉट बाउंड होगा, मतलब वो सीपीसी के प्रिंसिपल से बाउंड नहीं होगा, लेकिन उसको गाइड किया जाएगा बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। मतलब वो सीपीसी के से बाउंड नहीं है लेकिन वो नेचुरल जस्टिस से बाउंड है, तो ये चीज़ आपको सेक्शन 58 में बताया जाता है। अब यहाँ पे अपीलेट ट्रिब्यूनल के बाद बताया कि उसके पास सेम पावर होगा जैसे कि एक सिविल कोर्ट के पास होता है सिविल प्रोसीजर कोड में। अब सिविल प्रोसीजर कोड में जो भी समनिंग, डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन, एविडेंस को, कमीशन को लेकर, रिव्यू को लेकर, डिसमिसिंग एप्लीकेशन को लेकर, या फिर कोई भी मैटर को लेकर अगर कोई भी पावर दी गई है तो वो जैसे सिविल कोर्ट के पास है वैसे ही अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास भी होगी। अब इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 59 में, राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन।
सेक्शन नंबर 59 में बताया गया कि जो अपीलेंट है वो खुद भी अपीयर हो सकता है, साथ ही साथ किसी एक लीगल प्रैक्टिशनर को भी अपॉइंट कर सकता है जो केस उसका अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने पेश है किया गया है। तो यहाँ पे सेक्शन 59 उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सेक्शन नंबर 60 है। सेक्शन 60 आपको सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने जो अपील की जा रही है उस पर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होता है या नहीं होता है। तो आपको सीधा आंसर लगाना है कि एप्लीकेशन ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 इज एप्लीकेबल। मतलब जो लिमिटेशन एक्ट का जो भी दिया हुआ है एप्लीकेशंस, अपील, सूट को लेके जो भी लिमिटेशन दिया हुआ है, इवन एग्जीक्यूशन को लेकर भी, वो सारे के सारे अप्लाई होंगे अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऊपर। सारे लिमिटेशंस जो कि शेड्यूल में दिए हुए हैं लिमिटेशन एक्ट के, और साथ ही साथ जो प्रोविजंस दिए हुए हैं लिमिटेशन एक्ट के, वो भी अप्लाई करेंगे। तो इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 61 में। सेक्शन नंबर 61 क्या बोलता है? सिविल कोर्ट नॉट टू हैव जुरिस्डिक्शन। मतलब सिविल कोर्ट के पास किस चीज़ का जुरिस्डिक्शन नहीं होगा वो अब हम जानते हैं। तो सिंपल में ये बोला गया है कि कोई भी कोर्ट एंटरटेन ही नहीं करेगा कोई सूट और प्रोसीडिंग की जो कि किसके रिस्पेक्ट में है, ऐसा मैटर जो कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो अपॉइंट हुआ है इस एक्ट के अंतर्गत, या फिर कोई अपीलेट ट्रिब्यूनल है जो कि कॉन्स्टिट्यूट किया गया इस एक्ट के अंतर्गत और वो एम्पावर्ड है, तो उसमें दखल अंदाजी का पावर कोर्ट के पास नहीं है। मतलब सिंपल वे में बता दिया गया, जिस काम के लिए हमने एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को रखा है, जिस काम के लिए हमने अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाया है, वो काम में सिविल कोर्ट दखल अंदाजी नहीं करेगा। सिंपल, एकदम सिंपल, कि कोर्ट के पास वो चीज़ का जुरिडिक्शन ही नहीं होगा जो ऑलरेडी हमने दे चुका है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर या फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल को। इसमें यह भी बता दिया गया कि कोर्ट के पास इंजंक्शन ग्रांट करने का भी पावर नहीं होगा। कोर्ट shall not grant any injunction shall be granted by any court or authority in respect of any action taken or to be taken in pursuance of any power conferred by this act। मतलब इस एक्ट के अंतर्गत जो भी पावर दिया गया अपीलेट ट्रिब्यूनल या फिर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को, उसके खिलाफ में कोई भी इंजंक्शन पास नहीं किया जाएगा कोर्ट के द्वारा। तो ये था सेक्शन नंबर 61। सेक्शन नंबर 61 हालांकि खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद बता दिया गया अपील टू हाई कोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसकी अपील कहाँ जाएगी? हाई कोर्ट में जाएगी, वो भी 60 डेज के अंतर्गत। अब आपको मैं एक ट्रिक दे रहा हूँ, जिसको एक चार्ट बना के दे रहा हूँ, जिसको आप देख के याद कर लीजिएगा कि कैसे किसकी अपील कहाँ जा रही है और कैसे जा रही है और कितने दिन के अंदर जा रही है। तो यहाँ पे जो बता दिया गया 60 डेज जा रही किसको? हाई कोर्ट को। वो भी इसके ऑर्डर की फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ डिसीजन ऑफ ऑर्डर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल टू हिम इन ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ अराइजिंग आउट ऑफ सच ऑर्डर। ये इंपॉर्टेंट है। हाई कोर्ट में जो अपील जाएगी वो क्वेश्चन ऑफ लॉ पे नहीं, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे भी जा सकती है। ये आईटी एक्ट की एक मेजर आप देख सकते हैं, ये हट के बात कर रहा है, ये यहाँ पे फैक्ट प्लस लॉ दोनों की बात कर रहा है। हर जगह आप देखेंगे कि जो हाई कोर्ट में अपील जाती है वो क्वेश्चन ऑफ लॉ पे ही जाती है, लेकिन इस एक्ट में क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे भी अपील जा रही है। तो इसके बाद हम इसका चार्ट बनाते हैं। तो चार्ट एकदम सिंपल है। इसमें बताया गया है जो कंट्रोलर होगा और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर होगा उसकी अपील जाएगी 45 डेज के अंतर्गत किसको? अपीलेट ट्रिब्यूनल को। अपीलेट ट्रिब्यूनल इस अपील को विद इन 6 मंथ डिस्पोज ऑफ करेगा, और अगर कोई व्यक्ति इससे भी नाखुश या फिर एग्रीव्ड है तो वो कहाँ जा सकता है? हाई कोर्ट में। वो भी कितने दिन के अंदर? 60 दिन के अंदर। और यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में भी जा सकता है और क्वेश्चन ऑफ लॉ पे भी जा सकता है। इस चार्ट से आप बहुत कुछ चीज़ों को याद रख सकते हैं। सेक्शन नंबर 63 में बताया कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रावेंशंस। मतलब जो हमने सेक्शन नंबर 320 ऑफ सीआरपीसी में भी पढ़ा हुआ है कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, तो वो उसी कंपाउंडिंग की बात की जा रही है सेक्शन नंबर 63 में भी। सेक्शन नंबर 63 कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की बात करता है। तो सेक्शन 63 ये बोलता है कॉन्ट्रावेंशन अगर होता है इस एक्ट का, चाहे वो बिफोर या फिर आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग हो, मतलब पहले भी हो सकता है या बाद में भी हो सकता है इंस्टीट्यूशन ऑफ एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग का। मतलब
एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग आपकी चालू हुई हो या नहीं हुई हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसको कंपाउंड किया जा सकता है बाय कंट्रोलर के द्वारा या फिर कोई अदर ऑफिसर जो कि स्पेशली ऑथराइज्ड हो या फिर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के द्वारा, तो उनके द्वारा कंपाउंड किया जा सकता है सब्जेक्ट टू कंडीशंस ऑफ कंट्रोलर और अदर ऑफिसर और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। जो कंडीशंस होंगी वो कंट्रोलर भी लगा सकता है, ऑफिसर भी लगा सकते हैं और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर भी लगा सकते हैं, इम्पोज कर सकते हैं। अब इसके बाद ये बता दिया गया है कि कोई भी पर्सन अगर 3 साल के अंदर अंदर जो उसका पहला कॉन्ट्रावेंशन हुआ था, जैसे हम समझते हैं कि 1 जनवरी 2019 में उसने कोई एक कॉन्ट्रावेंशन किया, चलिए 2020 ले लेते हैं इजी समझने के लिए। 1 जनवरी 2020 को किसी ने कॉन्ट्रावेंशन किया, अब वो 1 जनवरी 2023 तक अगर इसके पहले अगर वो एक और कॉन्ट्रावेंशन कर देता है तो उसको, अगर वो कॉन्ट्रावेंशन कर देता है 1 जनवरी 2023 के पहले भी, तो उसको माफ़ नहीं किया जाएगा और उस पर ये सेक्शन नंबर 63 जो होगा वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसमें यही बताया गया इस सेक्शन के क्लॉज 2 में कि कोई भी 3 साल के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट कॉन्ट्रावेंशन कमिट करता है कोई ऑफेंस तो उसको कंपाउंड नहीं किया जाएगा। उसके बाद क्लॉज 3 में बता दिया है कि जहाँ कहीं पे भी कॉन्ट्रावेंशन होता है तो अगर उसका कंपाउंड हो चुका है क्लॉज 1 में, तो उसके खिलाफ में कोई प्रोसीडिंग या फिर फर्दर प्रोसीडिंग नहीं चलाई जाएगी, किसके, जो पर्सन गिल्टी है उसके अगेंस्ट में जिसने कॉन्ट्रावेंशन किया है। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 64 में। सेक्शन नंबर 64 में बताया गया रिकवरी ऑफ पेनल्टी और कंपनसेशन। पेनल्टी और कंपनसेशन की रिकवरी कैसे की जाएगी। पेनल्टी और कंपनसेशन की जो रिकवरी है वो रिकवर की जाएगी एज एन अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड द लाइसेंस और द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट शैल बी सस्पेंडेड एज अ पेनल्टी इज पेड टिल द पेनल्टी इज पेड। जब तक पेनल्टी पे नहीं की जाती तब तक लाइसेंस जो है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट जारी करने का, और उस पेनल्टी या कंपनसेशन को रिकवर किया जा सकता है एज एन अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो ये था सेक्शन नंबर 64। आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।